Hello everyone. Today we will talk about laws of perceptual organization या जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्षणात्मक संगठन के नियम। हमने जब परसेप्शन पढ़ा तो हमने देखा कि हमारा जो परसेप्चुअल फील्ड है उसमें बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं। वी आर सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ स्टिमुलाई एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. So how do we quickly make sense of the world? How come we do not take a long time in trying to figure out what we are seeing? हम लोग बहुत जल्दी बिना ज़्यादा सोच लगाए बहुत सारी चीज़ें हम बहुत जल्दी परसीव कर लेते हैं. इन सब के पीछे कुछ लॉज हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे. So today we will learn about the laws of perceptual organization. The lecture would be in both English and Hindi to help you understand better. किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसका इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है. So if we go into the history of the laws that we are talking about today, it found its origin in Gestalt psychology. Now this field or stream of thought was developed around 1920s by a group of German psychologists who studied perception, who studied how we perceive the world around us, and gave the principles which are called Gestalt principles. Gestalt basically means a unified whole, एक पूर्ण एक तरह से चित्र. जो लीडिंग गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट थे मैक्स वर्टाइमर, वॉल्फगैंग कोहलर एंड कर्ट कॉफका, दे टुगेदर प्रपोज्ड अ नंबर ऑफ लॉज. इनको हम कहते हैं, जो हम आज पढ़ेंगे, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. नाउ व्हाट वर दीज बेस्ड ऑन? दे बेसिकली सॉ द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर एज अ होल. इससे पहले हम या तो बिहेवियर स्टडी कर रहे थे या माइंड स्टडी कर रहे थे. अब इन्होंने कहा कि जी ये दोनों चीज़ें हमें इकट्ठा देखनी होंगी. और व्हेन वी सी द एंटायर वर्ल्ड, वी डोंट फोकस ऑन स्मॉलर कंपोनेंट्स, वी मेक अ होल पिक्चर विच इज़ मच मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स. ये एक बेसिक टेनेट है Gestalt psychology का, that the whole picture is more than the sum of its parts. जैसे मैथ्स में 2 + 2 4 है, वैसा यहाँ नहीं है. जो भी हम पिक्चर या जो भी चीज़ हम आसपास परसीव करते हैं वो सिर्फ एक सिंपल एडिशन नहीं है कि हमने हमारे विजुअल फील्ड में अगर 4 आइटम हैं तो हमने उन 4 आइटम्स को, उन 4 स्टिमुलाई को परसीव किया और वो हमारा एक होल पिक्चर हो गया. नहीं, उन 4 चीज़ों को जब हम देखते हैं, उनको हम मीनिंग डिराइव करते हैं, उनको किन बेसिस पे हम कनेक्ट करते हैं, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, वो जब इकट्ठे जुड़ते हैं तो एक नया मीनिंग निकल के आता है. एक सिंपल एग्जांपल कि जैसे आप जब पेंटिंग देखते हैं तो उस पेंटिंग में आप पहाड़ को अलग से नहीं देखते, या हरे रंग को अलग से नहीं देखते, या उसमें कोई नदी है तो उसको अलग से नहीं देखते. उसको आप पूर्ण रूप से देखते हो, पूरा इकट्ठे देखते हो. तो जो एक बेसिक इसका एक लाइन ऑफ थॉट था, दैट वाज दैट द होल इज मोर देन the simple sum of its part. We always look at a complete picture. We do not look at its individual parts and then just add it all together. Now this will get clearer as we study the laws of perceptual organization. Although many laws of perceptual organizations have been added over time, जो 5 basic laws of perceptual organization हैं वो हैं law of similarity या समानता का नियम, द लॉ ऑफ क्लोजर या बंदी का नियम, द लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी या सन्निकटता का नियम, द लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी या उत्तम सातत्य का नियम, द लॉ ऑफ प्रेग्नेंस या अर्थगर्भता का नियम. इन सभी को अब हम आगे की जो स्लाइड्स हैं उनमें हम थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे. सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी. सो व्हाट डज द लॉ ऑफ सिमिलैरिटी स्टेट? दैट सिमिलर थिंग्स अपीयर टू बी ग्रुप्ड टुगेदर. हम
जो अपने आसपास जब भी कोई चीज़ें देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, हमें जो चीज़ सिमिलर दिखती है, एक जैसी दिखती है, उनको हम इकट्ठा ग्रुप करते हैं। हमारी टेंडेंसी होती है दैट वी ग्रुप दोज थिंग्स टुगेदर। सो this grouping could be on the basis of size, shape, color, pattern, or any other characteristic which makes them seem similar एज अ पार्ट ऑफ अ पैटर्न। सो हम मेंटली क्या कोशिश करते हैं, और ये सब चीज़ें कॉन्शियसली नहीं होती हैं, दिस इज समथिंग विच इज़ इन बिल्ट दैट वी लर्न ओवर टाइम। सो when we look at something which is similar, we tend to just club it together. Now let's see this with the help of some examples. Now if you look at this image, now what do you see? You see, if you look at just the three individual shapes, there is a first one which is just three rows of dots. Then we have another one which has dots and squares. Then we have different shapes in the third one. But if we were to describe these, we'll probably not say that in, let's say, in the first image, we will probably say I see two lines of pink dots and one of black. I'll not say three lines of two pink dots and one black each. So what have we done here? We have clubbed it according to the color. In the next one, what are we doing? We see a small square at the bottom of four square shapes, and then there is this outline of dots. When we look at it, we tend to look at it separately. We tend to see two elements in this particular group. Then when you move on to the third one, now here the shapes are different. सारी जो शेप्स हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन कलर सेम है। तो हमें फिर भी तीन रोज दिखेंगी अलग अलग कलर्ड ऑब्जेक्ट्स की। तो जहाँ हमने पहली इमेज को क्लब किया कलर के बेसिस पे, हमने दूसरी पे किया शेप के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे कलर सबका सेम है, तो हमें एकदम से स्टैंड आउट क्या किया कि जी 4 स्क्वायर हैं और बाकी डॉट्स हैं। और लास्ट में हमें, क्योंकि सारी शेप्स बहुत डिफरेंट हैं, तो उसमें कलर स्टैंड्स आउट मोर। तो ब्रेन हमारा अपने आप ऑटोमेटिकली उन सिमिलैरिटीज़ को ढूंढ लेता है। Now this law I personally find very interesting to study, law of closure. Gestalt psychologists believe that our mind completes the incomplete sensations. अगर हमें किसी पिक्चर में, किसी टेक्स्ट में, कहीं पे भी कोई चीज़ पूरी नहीं लगती, कोई इनकम्प्लीट लगती है, कि कुछ चीज़ मिसिंग है, तो हम क्या करते हैं, हम ऑटोमेटिकली वी टेंड टू फिल इन दोज गैप्स. वी टेंड टू जस्ट परसीव इट एज अ होल, जबकि उसके अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग हैं. सो दिस टेंडेंसी ऑफ मेंटली फिलिंग इन द गैप्स विदाउट इवन मेकिंग दैट एक्स्ट्रा एफर्ट is called closure. Now this will again get much clearer when we see the examples that will follow, and in fact you will be able to see examples in real life when you start to think about it. So let's see the example first and then figure out where it happens in real life also. So you will have to excuse my poor drawing skills, but if you look at this figure, you tell me what you see. Now please pay attention to the fact that these lines are not joined with each other. The corners are not joined, but the moment we see it, we look at it as a square, although geometrically it is not, it is just lines. If we come to another example, this is from real life. Now if you look at this logo, WWF's logo, everybody recognizes it. If you look at it from a purely practical, purely from a figure point of view, it is an incomplete picture. There is no outline around the head or the back, it is just white, but we know that this is a panda. So what has basically happened in both these examples, that we have closed the figure ourselves. हमने उसमें जो चीज़ें इनकम्प्लीट लगी, जो चीज़ें मिसिंग लगी, चाहे वो कॉर्नर्स थे स्क्वायर के, चाहे इधर आउटलाइंस हैं इस पांडा के हेड की या बैक की, हमने उसे मेंटली अपने आप फिल करके और उसे परसीव कर लिया that okay, I know that this is a square and this is a panda. Now the very interesting bit is
that these laws are regularly used in real life, in advertising, in websites that you see, जो आप अखबार पढ़ते हैं, उन सब में ये बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं. उनके एग्जाम्पल्स भी हम आगे देखेंगे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लॉ, law of proximity. Now this just says that things that appear, that are close together, either in time or space, we tend to club them together. So proximity in fact takes precedence. वो किन चीज़ों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है? सिमिलैरिटी ऑफ कलर, शेप, अदर फैक्टर्स जो हम यूज़ करते हैं ग्रुप करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को, उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है प्रॉक्सिमिटी. अगर हमें कुछ चीज़ें पास दिखती हैं तो हम उन्हें इकट्ठा परसीव करते हैं. करेक्ट. सो से फॉर एग्जाम्पल, आई मीन इफ़ यू लेट्स मूव अ लिटिल टू आवर डेली लाइफ्स. So if you see a group of your classmates standing together and talking, your first thought probably would be that okay, these are a group of friends. Now we have not gone and asked them. हमने उनसे तो नहीं पूछा, हमने कुछ पता नहीं किया, पर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि अगर वो इकट्ठे खड़े हैं तो वो दोस्त ही होंगे. करेक्ट. So coming back to the perceptual field, that was your real life, where again all these rules apply. All of these rules apply not only in perception of physical stimulus, visual stimulus, but behaviors, auditory stimulus, a whole range. Right. Now coming back to the example that you can see in front of you. So if you look at the first figure, here you see in the first part of the first figure just a rectangle of dots. Now the dots are the same, but in the second one, what have we done? We have brought 4 of these closer and moved them a little apart. हमने वो dots वही की वही हैं, लेकिन हमने उनको क्या किया, थोड़ा दूर दूर कर दिया 4-4 के ग्रुप्स में. तो जैसे ही हमने ये करा तो हमें क्या दिख रहा है? हमें ग्रुप्स ऑफ 4 डॉट्स दिख रहे हैं, ना कि एक पूरा रेक्टेंगल. जैसे कि हमने पहले कहा था कि प्रॉक्सिमिटी जो है वो बाकी ग्रुपिंग में जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है. If you look at the second picture, here you see 3 columns, 3 pairs of just lines of dots. So you don't see 6 columns of dots alternating black and red. You tend to see 3 pairs of lines of dots. So what have we done? We have basically clubbed them together because they were क्लोजर टुगेदर इन स्पेस. हमें वो दिख रही हैं कि साथ में बनी हुई है इकट्ठे, और उनके 2 पेयर्स के बीच में गैप है, तो हमने उन्हें इकट्ठा क्लब कर दिया. सो वन मोर एग्जाम्पल फ्रॉम रियल लाइफ to illustrate how the rule of proximity or the law of proximity works in advertising or on websites that you see. If you look at our very popular website for shopping, Amazon, there are pictures with text under them. Now there are also texts which are far off, but what do? We tend to look at these texts that are given under the picture and we assume that that text is actually telling us something about that picture. It could be just a listing, it could be describing the picture, but we assume. Why? Because it is given right under the picture. Same is the story with newspapers. When you look at the newspapers, if there is a caption given under a picture, we assume that it is about that picture because it is placed very close to the picture. So when we design it, or in fact when you make some diagrams and you label it, we don't label it on another page or very far off. We label it either over it or under it, very near. Correct? Why? Because we want to make sure that these are grouped together and perceived together. वो हम जब देखें तो हमें वो एक ही पिक्चर दिखे. जैसे हमने अभी इस वीडियो में देखा कि हर पिक्चर का जो कैप्शन है वो एकदम उसके पास है, तो अगर हम उसे देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हाँ जी, ये कैप्शन जो है ये इसी पिक्चर के बारे में बात कर रहा है, which is nothing but law of proximity. Now the next law is law of continuity. Law of continuity simply states that we tend to look at the smoothest path.
हम जो सबसे इजीली दिखता है, सबसे इजीली परसीव होता है, हम उसे परसीव करते हैं, ना कि हम किसी चीज़ को एंगल्स या लाइंस में बांटते हैं. We tend to see it as a whole, and follow the smoothest path. This will get clearer when we see the example that I'm just going to show you. So if we look at this example, what do you see? Now I see a straight line of dots and one curved one. I do not see one curve of red which is stretching into a straight red line, या एक ब्लैक डॉट्स की स्ट्रेट लाइन जो अचानक से नीचे कर्व हो गई. हम क्या देखते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन ऑफ डॉट्स है और एक कर्व्ड है जो ऊपर से नीचे आ रही है. तो हमने क्या किया, जो स्मूदेस्ट पाथ था, जो आईज हमारी स्मूथली देख पा रही हैं, हमने उसे एज अ फिगर परसीव किया. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. इफ़ यू वर टू राइट दिस एक्स, how will you write it? Would it be like the first square, white square that you see, that you make two bold strokes and you're done? Or like the second one, that you make two angled figures and then join them in the middle? How do we make X? The chances are, in fact, I am 100% confident that it is the first option. Now, why do we make it like that and not the second one? Because we are using the law of continuity, also called the law of good continuation, where we are looking at the simple, continuous, smooth strokes. Right? Now, moving on to the next law, it is called the law of Prägnanz. The word Prägnanz in German means good figure. Basically, हम रियलिटी को सिंपलेस्ट फॉर्म में परसीव करने की कोशिश करते हैं. Simply put, this law, what does it state? It states that reality is basically reduced to the simplest form possible. Now, what they believed is that the process of perception, वो डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है. परसेप्शन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस. So, and it keeps changing and transforming till we come to the stage of maximum meaning and completeness. तो हम हमेशा हर सिचुएशन में एक मैक्सिमम मीनिंग या कंप्लीटनेस ढूंढने की कोशिश करते हैं. So just like a child who would keep asking questions, keep trying to find meaning to whatever he or she sees, we do the same thing with the world. That whatever we see, whatever we hear, we try to break it down to the simplest form possible. We try to try to perceive it in the simplest form possible. तो जब हम उस पॉइंट पे पहुंच जाएं जहाँ पे कि हम उस होल को परसीव कर लें, उस पूर्ण पिक्चर को, एक पूरी तस्वीर एक हम जान लें, उसे समझ लें, उस पॉइंट को हम एक गुड गेस्टॉल्ट कहते हैं या एक गुड फिगर कहते हैं. अब ये ज़रूरी नहीं है, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट एसेंशियल दैट अ गुड गेस्टॉल्ट वुड ऑल्सो बी द एक्यूरेट पिक्चर. हम कई बार गलत भी देखते हैं, गलत भी समझते हैं, वो भी होता है. बट so we have made that good gestalt, we have used a lot of factors and come to that good gestalt, which might or might not be the true picture. Now look at this figure. What do we see? We probably see overlapping squares, squares which have just been piled on top of each other. We don't see independent lines or complicated figures where we see one line breaking the other, or we don't see it as a complicated boundary which is an abstract shape. We simply see 1, 2, 3, 4, 5 squares, right? Now, of course, you have puzzles where you say, okay, count the number of squares or rectangles that you see, and there then you would start to break down. But at the first glance, पहली बार देखते ही हमें क्या दिखेगा? हमें सिर्फ वो स्क्वायर्स दिखेंगे. अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल उठाएं तो अगर आप ये लोगो देखें, सब लोग इसे पहचानते हैं, ओलंपिक्स का लोगो है. यहाँ हमें क्या दिखता है? वी सी 5 रिंग्स. वी डू नॉट सी रिंग्स विच आर कट
by the other ring, complicated shapes where they are cut, where they are overlapping. We do not see those overlaps as separate shapes. We assume that these are rings which are overlapping or interlocking with each other. So all of these Gestalt laws that you just studied about, they try to understand perception. ये जो पांचों laws हैं वो हम perception कैसे करते हैं, हम अपने visual field को, हम अपने perceptual field को कैसे organize करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं. Now these laws we use every day. इन्हें एक तरह से shortcuts भी मान सकते हैं. We call them heuristics. टू जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम्स. अगर ये ना हो तो आप इमेजिन करके देखिए कि रोज़ हमें चीज़ों को परसीव करना, उन्हें समझना कितना मुश्किल होगा. इनके अलावा और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो परसेप्शन को गवर्न करते हैं, जैसे कि फिगर एंड ग्राउंड, डेप्थ परसेप्शन, लर्निंग, पास्ट एक्सपीरियंस. ये सब हम आगे सीरीज़ में डिस्कस करेंगे. तो अभी के लिए हम ये यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन आपको एक होमवर्क करना पड़ेगा. Don't worry, it is not a written test or a written assignment. It is just a fun activity to help you understand the laws of perceptual organization better. Just look around you and see what rules of perceptual organizations are applying in day-to-day life. जब आप कोई मैगज़ीन पढ़ें, कोई न्यूज़पेपर पढ़ें, कहीं वेबसाइट पे कुछ देखें, कोई एडवर्टाइजमेंट का होर्डिंग देखें, वहाँ पे आपको लोगो दिखता है, या रियल लाइफ में और कहीं कोई एग्जांपल्स दिखते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पर लॉ ऑफ क्लोजर या प्रॉक्सिमिटी या कॉन्टिन्यूटी या कोई भी ऐसा परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का लॉ यूज़ हो रहा है, उसे नोट करें और हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें. अभी के लिए इतना ही. जल्द ही हम इसके आगे पढ़ेंगे परसेप्शन के बारे में और बाकी टॉपिक्स के बारे में. In case anyone has a doubt about today's lecture or has a suggestion or any difficulty, anything at all, please do share, and thank you for patiently listening and watching. See you all again very soon.